हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम इलेक्ट्रिसिटी पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए, इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास होंगे 10 सेकेंड और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए होंगे आपके पास 20 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब सही हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस इज ए वेक्टर, बी स्केलर, सी कैन नॉट बी कॉल्ड, डी ऑकेजनली वेक्टर अदरवाइज स्केलर। मतलब धारिता एक राशि है, कौन सी? सदिश राशि। अदिश राशि कहा नहीं जा सकता और कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। चलिए, इसका सही जवाब होगा बी स्केलर, मतलब कि एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा? ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन्स ऑफ द सेम और डी बिकम्स जीरो। मतलब चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है? चलिए देखिए, R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन ए। मतलब कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे R की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, मतलब प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी इंक्रीजेस, मतलब कि मान बढ़ेगा। ठीक है, आज का थर्ड क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द ए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और डी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की बनावट मतलब कि पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और डी चालक का प्रतिरोध पर। चलिए, इसका सही जवाब होगा मटेरियल पर। मतलब चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऑन द सर्किट विथ रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम 150 वोल्ट इज अप्लाइड, द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंट इज क्या होगा? 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर जब 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितनी होगी? बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है R की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5 ओम गिवन है और साथ ही V इज इक्वल टू 150 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास आपको क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? VI होता है। ठीक है, और V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर I की जगह आप क्या रख दोगे? V अपॉन R रख दोगे इस फॉर्मूले में। P इज इक्वल टू VI में, P इज इक्वल टू VI में आप I की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या है? 150 है, तो 150 का स्क्वायर मतलब 150 मल्टीप्लाई 150 अपॉन R की वैल्यू क्या है? 1.5। तो इसे जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15,000 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15,000 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी, 15,000 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम के प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 10 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, 10 ओम, 12 ohm are connected in parallel to a battery of voltage 12 volt. The current in 10 ohm resistor is, बताइए। न्यूमेरिकल है इसलिए 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका
रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आपका रेजिस्टेंस है और ये भी आपका भाई पैरेलल बोला है ना समानांतर क्रम में, तो ये आपका 8 ओम है ऊपर वाला, ठीक है। सेकेंड वाला जो आपका है वो 10 ओम है और थर्ड वाला जो आपका है वो 12 ओम है, ठीक है। अब इसे एक बैटरी से जोड़ दो, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, चलिए यही करना था अपने को। अब क्या बोलता है, ये तो इसका डायग्राम हो गया है। विभवांतर देखिए जो होगा वो तीनों के लिए सेम होगा, कितना होगा 12 वोल्ट होगा, तीनों के लिए ही जो है विभवांतर 12 वोल्ट होगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो V की जगह क्या रखोगे 12, अपने को 10 के लिए फाइंड करना है, तो I और R की वैल्यू यहाँ पर ले लो 10, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 12/10 मतलब कि 1.2 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B 1.2 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम के दो प्रतिरोधों का एक समानांतर क्रम संयोजन 1.5 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कुल संयोजन 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। सर्किट में बहने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। 1 ओम के दो पैरेलल श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका सीरीज में आएगा 1.5 मतलब श्रेणी क्रम में 1.5 ओम का आएगा, ठीक है। वोल्ट आपका सेम है 10 वोल्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, समानांतर क्रम में है, ये देखिए ये आपका डायग्राम होगा, ठीक है। फिर ये आपका श्रेणी में आ जाएगा 1.5 ओम, ये आपका 1 ओम है, दोनों पैरेलल में हैं। फिर श्रेणी क्रम में आपका 1.5 ओम और इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करें। तो जब 1 ओम पैरेलल में है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 मतलब कि क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक बार फिर से देख लो भाई, समानांतर क्रम में अपन 1/1 के फॉर्म में लाते हैं, ये देखो 1/1 के फॉर्म में करेंगे तो 1/1 प्लस 1/1 मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 आएगी। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 हो जाएगी ना। 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। चलिए अभी 0.5 और 1.5 दोनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम में सीधे प्लस करते हैं। कैसे प्लस करेंगे, देखिए श्रेणी क्रम में जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका आया 0.5, R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 1.5 मतलब कि 2 आ जाएगा। R इक्विवेलेंट 2 आ गया आपका। फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V की जगह में रख दो आप 10, I R की जगह में रख दो 2, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 को इधर ले आओगे तो 5 एम्पेयर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा A 5 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट शक्ति वाले हीटर द्वारा 2 मिनट में उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। चलिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये भाई। हीट इज इक्वल टू क्या होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो ना। हीट इज इक्वल टू होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। P की वैल्यू क्या है 100 है और टाइम कितना होगा 120 सेकेंड लिख लो। 2 मिनट को 120 सेकेंड कितना आ जाएगा 12,000 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल लिख लोगे। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ये 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो D आएगा 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 जूल। चलिए देखिए डायग्राम दिया हुआ है, परिपथ में आपको धारा का मान निकालना है। धारा का मान निकालोगे, कैसे निकालोगे जल्दी बताइए, क्या आएगा आंसर। चलिए सॉल्व करें, आई होप आप लोगों का बन गया होगा। चलिए डायग्राम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। क्या करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो श्रेणी क्रम में,
फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लो और दोनों को फिर समानांतर क्रम में सॉल्व कर लो। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गए। अब इस समानांतर क्रम में आ गए तो 1/r इक्विवेलेंट निकालोगे अब आप। ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, 1/8 प्लस 1/8 मतलब कि क्या हो जाएगा, 2/8। मतलब कि 2/8 को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू कितनी है, 4, फिर i और r की वैल्यू कितनी है, 4। तो चलिए 4 और 4 कैंसिल होगा तो i इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा। तो 1 किस पे है, सी में है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए था ना बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प। एक 100 वोल्ट और 200 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है। 20 सेकंड का टाइम दिया है इस क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल है इसलिए। चलिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो क्या आपको P कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है आपको, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, V कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। आपको R ही तो फाइंड करना है ना, R आपको फाइंड करना है। करें अब इसको फाइंड। चलिए इसे क्लियर करते हैं और अब बनाते हैं। देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब यदि V देखोगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, I² R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, I² R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यदि I इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, 1/R लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, I इज इक्वल टू सॉरी V/R लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो I की जगह में V/R इसमें पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, V²/R² मल्टीप्लाई R। तो एक R कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, P इज इक्वल टू V²/R बचेगा, नहीं बचेगा। अब इसी में आप अपनी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर करूँ मैं, क्या आया था इक्वेशन, P इज इक्वल टू V²/R आया था। इसी में वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू कितनी है अपनी, 200 है। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, R। और यहाँ P की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है, 100 है कि नहीं है। तो इधर हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 40,000 बटे R। तो 20 कैंसिल कर दो, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, R इज इक्वल टू 400 ओम आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, C, 400 ओम। ठीक है, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सर्दी भी है हल्की सी, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा वॉइस पे फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप मिश्रित प्रतिरोध निकाल लो भाई। कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, ज़्यादा सोचने वाला नहीं है ना। देखो क्या करोगे, पहले इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लो, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व कर लो, फिर दोनों को क्या करोगे, श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेना और लास्ट में फिर धारा का मान निकाल लेना मिश्रित प्रतिरोध का। क्या करोगे, पैरेलल सॉल्व करना है मतलब 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। 2/R मतलब कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.5। ठीक है, या फिर 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन में 1/2, पॉइंट में 0.5, आप जो भी लेना चाहते हो। चलो अब उसको सॉल्व करो, दूसरे वाले को, इसको। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मतलब कि 3/9, 3/9 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 3/9 मतलब कि 1/3 होगा, होगा कि नहीं होगा। उसका 1/2 आया था, इसका 1/3 आया है। ठीक है, क्या हो गया,
कहाँ चला गया? ठीक है। एक का आया था 1/2, दूसरे का आया 1/3। दोनों अब श्रेणी क्रम में आ गए हैं, आ गए हैं ना। चलो तो अब क्या करोगे? अच्छा, 1/r इक्विवेलेंट का मान आया था 1/2, मतलब r इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा? 2। उसी प्रकार 1/r इक्विवेलेंट का मान आया था 1/3, तो r इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 आ गया ना। अब क्या करोगे? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो 2 और 3 को। 2 + 3 मतलब कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि A 5 ओम इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? चलिए इस पे भी दिमाग लगा के देखते हैं आप लोगों का आंसर सही होता है गलत होता है तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसे गलत करते हो कि सही करते हो? चलो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 37 होता है आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद मात्रक देख लेना, फ़ारेनहाइट तुम नहीं लगा दोगे। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ये सब जो आपके मात्रक है उसको भी देख लेना एग्ज़ाम में लगाने से पहले कि 37 के बाद में क्या दिया हुआ है, 98.4 के बाद में क्या दिया हुआ है। आपको रटा हुआ होगा, लेकिन आप उसके बाद का मात्रक देख के ही सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है किससे होता है? करंट की उपस्थिति का ज्ञान बताइए। चमकने से, उत्पन्न प्रभाव से, चालक के रंग से, चटकने की ध्वनि से। चलो बता दूं, इसका सही जवाब है उत्पन्न प्रभावों से। ठीक है, करंट की उपस्थिति किससे मालूम चलती है? प्रभावों से। कौन कौन से प्रभाव होते हैं? केमिकल प्रभाव होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक इसके लिए मैग्नेटिक प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से इसके ये 3 इफेक्ट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हों, मतलब करंट ले जा रहे हों, तो क्या होगा? चालक अनुनाद करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए जल्दी बताइए इसका जवाब। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। देखो ये आपके दो पथ हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रही है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे मालूम है? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि दोनों जस्ट अपोजिट हो, तो दोनों जस्ट यदि अपोजिट होंगे, एक इस दिशा में जा रही है, एक उल्टी दिशा में जा रही है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन भी। चलिए खुद बनाइएगा आप लोग, कि आपके घर में नहीं बना पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ये भी। आपके घर में 3 बल्ब हैं 60 वाट के, 4 बल्ब 25 वाट के तथा 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा की व्यय दर 40 पैसे प्रति यूनिट है। 30 दिन के एक माह में आपको कितना व्यय देना होगा? 12 रुपये, 36 रुपये, 24 रुपये, 38 रुपये। चलिए सॉल्व करिए, आधे मिनट का सॉल्व टाइम दे रहा हूँ आपको। चलिए इसके लिए आपको टाइम दिया 30 सेकेंड, बढ़ा दूँ 40 सेकेंड कर दूँ? बनाइए फटाफट बनाइए, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए बनाने वालों ने तो बना लिया होगा, अब इसे देखिए जिससे नहीं बना है। 1 यूनिट मतलब कितना होता है? 1 यूनिट मतलब कितना होता है? आप नोट करते जाना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, छोटा सा स्पेस है, मोबाइल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट को जब आप 1 घंटे जलाओगे, 1 किलोवाट बिजली को जब आप 1 घंटे जलाओगे, तब आपका 1 यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट कितना होगा आपका? 1000 वाट होगा। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होगा। 1000 वाट को जब आप 1 घंटे जलाओगे तब आपका 1 यूनिट जलता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब आप क्या करोगे कि आपने टोटल कितना वाट जलाया
और कितने घंटे जलाया ये मालूम चल जाएगा। तो आपके पास जितनी दर दी हुई है पैसे की, उस पैसे के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कितना वाट जला है। भाई अपने को मालूम है कि 1000 वाट जब 1 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट होगा। अब आप देख लो आपके पास कितने वाट हैं। ठीक है, आप नोट करते जाना, आप नोट करते जाना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 60 वाट के कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं। 60 वाट के 3 बल्ब हैं, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 वाट जलेगा कि नहीं जलेगा, ये 180 वाट जलेगा ना। अगला देख लेते हैं कि 25 वाट का आपके पास कितने बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं, तो 100 वाट जलेगा ना, ये जलेगा ना। और तीसरा क्या बोलता है कि 40 वाट के आपके पास 3 बल्ब हैं, तो ये 120 वाट जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है, अब टोटल वाट को कैलकुलेट कर लो, टोटल वाट को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, टोटल वाट को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, 100 और 120, ये हो जाएगा 400 वाट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 400 वाट आपका टोटल आया कि नहीं आया। 400 वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 0.4 किलो वाट लिख सकता हूँ कि नहीं। मैंने इसको किलो वाट में चेंज कर दिया, 0.4 किलो वाट में लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, अब ये जो 0.4 किलो वाट है वो दिन में रोज़ाना कितने घंटे जलता है, रोज़ाना 5 घंटे जलता है। तो 0.4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा ना। यूनिट ऐसे ही तो निकालते हैं ना भाई। किलो वाट का आप आर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट निकलता है। तो यहाँ पर 0.4 किलो वाट को आपने 5 आर से मल्टीप्लाई किया तो 2 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। ये जो 2 यूनिट है ये 30 दिन जलता है, महीने के 30 दिन जलता है। मतलब कि आपका जो टोटल जो यूनिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 दिन जलता है आपका 2 यूनिट, मतलब कि आपके पास कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। और 60 यूनिट का जब आप 40 पैसे के हिसाब से खर्च निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई। आपका ये 60 यूनिट है, उसका आप 40 पैसे के हिसाब से खर्च निकालोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 24 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी 24 रुपये, इसका सही जवाब होगा सी 24 रुपये। तो चलिए बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि इसी प्रकार की क्लास आपको और भी चाहिए, और भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम में पूछे गए और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं इसे इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आपको जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर आपको क्लास चाहिए, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।